नमस्कार दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे जॉब्स आपके लिए, छोटे से बड़े जॉब्स। छोटे जॉब्स आप जैसे ले लीजिए, कोई बार्बर बन जाना कोई शॉप का, या कोई शॉपकीपर बन जाना, और या फिर कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाना। पर एक होते हैं बड़े जॉब्स। बड़े जॉब जैसे जो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब हो, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ कुछ मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, पर साथ साथ आपकी उस मेहनत से आगे की जो लाइफ है वो बहुत लग्जरियस है। अभी जैसे एक शॉपकीपर जो है, वो दिन की कमाई कितनी करता होगा। सपोज एक शॉपकीपर है, उसने अपना एक शॉप खड़ा किया और उसने उसको शॉप को खड़ा करने के लिए लोन से, बैंक से लोन लेके उसने शॉप बनाया और खड़ा किया, और वो उसको रोज़ काम करता है। एक दिन की उसकी कमाई सपोज 500 रुपये, तो जो 500 उसको मिलेगा, उसका वो कुछ पार्ट अपने लिए रखेगा और कुछ पार्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को देगा और कुछ अपने इस शॉप को। तो वो 500 पूरा तो वो नहीं रखेगा ना, उसका ये सब तो कट गया उसमें। और यही आप जब कोई बहुत प्रेस्टिजियस जॉब पे रहते तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ आपको होती है, आपके पास मनी है, आपकी एक लग्जरी लाइफ रहती है। अब जैसे आप ले लीजिए, जो पुअर फैमिली का जो बेटा होता है, वो पुअर फैमिली का बेटा क्यों ना वो एक बड़े स्कूल में ही ना पढ़े, या फिर वो कोई गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ पाए अपने फैमिली की इस सिचुएशन को देख के। क्योंकि कई बार होता है कि फैमिली में इंटरनल सिचुएशंस ख़राब होते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम एज में या बहुत कम क्लासेस में वो ड्रॉप कर जाते हैं स्कूल से। ये केस सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही नहीं, इवन द गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो चाहे कितना भी फ्री एजुकेशन कर दे, बट वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। तो आइए आज हम सब इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और कैसे एजुकेशन, जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है वो कितनी अच्छी थी और आज के डेट में कैसी हो गई, बट अब वो डेवलप कर रही है। उसके बाद भी कई लोग हैं जो उसको एक नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं। चाहिए आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स का माइंड रहता है एजुकेशन को लेते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब आती है जॉब की, तो जॉब तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही निकाल के आप कोई जॉब ले सकते हो। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे यूपीएससी, आईआईटी, नीट, जी, और बहुत सारे आपके पास एक ऑप्शंस हैं। और उसके लिए आपको ये सब एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने हो। हर साल ये एग्ज़ाम्स होते हैं और उनमें से कुछ ही लोग पहले सेलेक्ट होते हैं, और उन सेलेक्टेड स्टूडेंट में से सिर्फ कोई एक ही टॉपर होता है। एम आई राइट? येस, आई एम श्योर ये सही है। पर वहीं आप अगर आप कोई शॉपकीपर बनते हो, आपको उतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डिग्री लेनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बिना डिग्री का शॉप खड़ा कर भी रहे हो, वो भी प्रॉपर मीन्स कह सकते हो पेपर वर्क के साथ भी, पर फिर भी आपको इलीगल माना जाएगा। मतलब आपकी शॉप, आप उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं हो। जब आप किसी की डिग्री लेते हो, कोई पढ़ाई की डिग्री या कोई भी जॉब की डिग्री लेते हो, तो वहाँ के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टीचर्स आपको उस फील्ड में उसको बेहतर कराते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्ज़ाम्स उससे करवाते हैं, या फिर उसको उसके बारे में और कुछ बताते हैं कि देखो ऐसे इसको। सपोज़ अगर कोई एक मेडिकल शॉप चलाता है, तो मेडिकल शॉप में जो जॉबकीपर है, आपको ऐसा क्या लगता होगा कि जो आप सपोज़ आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो कहीं, आप रास्ते में ही बहुत सारे मेडिकल शॉप देख रहे हो, आप एक मेडिकल शॉप पे आके पूछते हो कि अंकल मेरे को फ़ीवर है, मेरे को फ़ीवर की दवाई दो। तो क्या वो जो आपको देगा फ़ीवर की दवाई, वो क्या शॉपकीपर, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही बन चुका होगा? वो ऐसे ही कोई भी रैंडम पर्सन आ गया ये गांव सबसे, उसने अपना शॉप खड़ा कर दिया। वो अब वो कैसे भी शॉप खड़े करे, उस पर मतलब नहीं रहता है। वो लोन पे ले ले या फिर वो अपनी सेविंग्स करके वो शॉप बना ले। पर वो जो ये आपको सपोज़ आपको वो दिया मेडिसिन, वो आपको मेडिसिन सूट कर गया, ओके, आपको वो मेडिसिन सूट कर दिया विदाउट एनी स्पेशलाइज, कोई आप डॉक्टर्स के पास गए नहीं, उसके मेडिसिन आपको सूट कर गए। तो आप सोचो क्योंकि वो मेडिसिन बहुत अच्छे हैं, और आपको लगेगा कि वो जो शॉपकीपर है उसने बिना किसी एग्ज़ाम दिए और बिना किसी डिग्री लिए ही उसने ये मेरे को मेडिसिन दे दी और मैं ठीक भी हो गया। बट ये गलत है। उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ डिग्री लेनी पड़ती है, जैसे बी फार्मेसी जिसे हम कहते हैं। मतलब फार्मेसी मतलब मेडिसिन एंड ऑल, उसमें वो लोगों को स्टडी किया जाता है और प्लस में उसको डिग्री प्राप्त। जब आप जब आप रहते हो स्कूल्स में, आपकी बड़ी पढ़ाई होती है, वो आपकी अर्ली स्टेज होती है, राइट। आप जब स्टूडेंट एज ए जाते हो स्कूल, तो आप दो मतलब से जाते हो। पहले तो मेरे को पढ़ाई करनी है, और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं
जो सोचते हैं कि चलो मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा और प्लस मैं फ्री रहूँगा, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। जब आप थोड़े मैच्योर्ड एज हो जाते हो और जब आप थोड़ी अपर क्लासेस में जाते हो, अपर क्लास मतलब ये नहीं कि जब सेकंड थर्ड पे गए वो आपका अपर क्लास हो गया। अपर क्लास हो गया मतलब 9 10th या 11th 12th जब आप जाते हो तो आप मैच्योर्ड बनते हो। आप फिर अपने करियर के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हो कि नहीं, आज अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो कल को मेरे को बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं। और यही परेशानियाँ आप जैसे सोसाइटी में देखिए कितने लोग रहते हैं, कितने लोग आपको टॉर्चर करेंगे, कितने लोग आपको परेशान करेंगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ के लिए, चाहे किसी और के लिए तो नहीं बट अपने लिए तो आप तो कुछ अच्छा करेंगे ना। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हो तो आप बोर्ड एग्ज़ाम्स क्या सोच के देते हो कि मेरे को बस एग्ज़ाम देना और मेरा फिर हो गया? नहीं, आप बोर्ड एग्ज़ाम 2 मीनिंग से देते हो। सबसे पहला आपका रीज़न होता है कि ये एग्ज़ाम देने के बाद मेरा करियर सेटअप हो जाए, और दूसरा कि मेरा एक्चुअली मेरे जो बैच है, सपोज़ आप 10th स्टैंडर्ड में, ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बीच में ही एग्ज़ाम्स होते हैं, ना कि यहाँ पे 11th या 12th के बच्चे आके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए देते हैं। इस फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स इसमें होते हैं वो सब 10th स्टैंडर्ड के ही बैच से होते हैं, या आप जब 11th 12th में भी जाते हो तो वो भी एक टाइप ऑफ मेन होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के। स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है ओवरऑल, क्योंकि स्टूडेंट्स तो 3 टाइप के होते हैं। देखो, दुनिया में मैं मानता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट मानता हूँ कि दुनिया में 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो होते हैं जो अपने क्लास में ए बहुत लाते हैं। जब आप अपने एग्जाम्पल ले लो, आप अपने स्कूलिंग टाइम में जब आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास में होते तब आपके स्कूल में या अपने क्लास मेट्स में ही कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट तो होगा ही जो बहुत क्लासेस में टॉप करता होगा या बहुत एग्ज़ाम्स में टॉप करता हो। ज़रूरी नहीं कि वो जो पर्सन या जो बंदा है वो टॉपर है। आप जैसे कोई स्टूडेंट है, 5 क्वेश्चन मैम ने दे दिए मैथ्स का और उसने 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो ये मतलब नहीं होता कि वो स्टूडेंट टॉपर है। आप भी है टॉपर, बट हम अपनी अंदर की फीलिंग्स नहीं समझ पाते, और यही बात मैंने अपनी पहली वीडियो पे बात की है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जाके देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की है। तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि जब हम कोई टॉपर स्टूडेंट को देखते हैं तो हम उसको क्या सोचते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट बहुत तेज़ स्टूडेंट है और इसको ना हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट नहीं, वो स्टूडेंट आप ही के जैसा होता है, बस वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टडीज़ करता है उसको। मैं भी अपने को ये नहीं कहूँगा कि मैं भी बहुत टॉपर हूँ, मैं भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ अपने क्लास में, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। हमारा हर फील्ड में, किसी को आर्ट्स में बहुत टैलेंट रहता है, तो किसी को म्यूज़िक्स में, तो किसी को, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, राइट। आप जैसे ये नहीं है कि आपको अगर जॉब करना है तो आपको बस पढ़ाई वाला ही जॉब करना हो। आप चाहते हैं तो आप म्यूजिशियंस बन सकते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ प्रोफेशनल है। आप आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो अपना उसी में करियर बना लीजिए, आर्किटेक्चर बन जाइए, या फिर ये आप कह सकते हो कि आप पेंटिंग वाला बन जाइए, आर्ट वर्क जो करता है वो सब बन जाइए, पेंटर जिसे हम कहते हैं। या अगर आपको इन्वॉल्व बहुत डांस वांस में है इंटरेस्ट तो आप डांसर बन जाइए, डांस में अपना करियर बना लीजिए। जैसे जो आप क्रिकेटर्स में देखते हो, क्रिकेटर्स आज के डेट में कितने सारे फेमस क्रिकेटर है, विराट कोहली, आपका रोहित शर्मा, धोनी तो अब रिटायर हो चुके हैं, बट अभी भी वो तो फेमस क्रिकेटर है ही। फुटबॉल में भी बात करें, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, मोबापे और बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने करियर को ये नहीं चुना कि मैं पढ़ के ही अपना करियर चुना, उन्होंने अपने प्रोफेशनल और अपने टैलेंट के बेसिस पे किया। अब हर सबको यहाँ पे हर सब लोग टॉपर नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो टॉपर जैसे स्टूडेंट होते हैं, बट जो ज़रूरी नहीं कि ये टॉपर वाले स्टूडेंट आईआईटी जैसे अगर कोई एग्ज़ाम्स हो जाए या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में अगर ये बैठ भी जाए तो ये पहले ही में निकाल दे। हो सके कि ये अपने स्कूलिंग टाइम में टॉप होते होंगे, बट जब देखो आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे यूपीएससी सब में देते हैं कि जो भी स्टूडेंट टॉप करता है उसके पहले उसका पूरा बायो डिटेल निकल जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो सेकंड अटैम्प्ट में किया, थर्ड अटैम्प्ट में किया। तो ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट वाला स्टूडेंट अपने स्कूलिंग टाइम में टॉपर तो होगा, आई अंडरस्टैंड वो टॉपर होगा, तभी तो वो इतना यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम, पर वो अगर टॉपर होता और अगर वो आपसे बहुत ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होगा तो वो तो पहले अटैम्प्ट में यूपीएससी निकाल लेते हैं। तो ये यूपीएससी, आईआईटी, ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं
ये सबको निकालने वाला जो स्टूडेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो टॉपर ही होगा, वो ए ही लाता होगा। जो है स्टार्टिंग में वो थोड़ा मतलब होता होगा उसको, वो बी लाता होगा, सी लाता होगा, बट ऐसा हर सिचुएशन में होता है। चलिए, ये तो ए वाली बात हुई। बी की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बी लाते हैं उनका क्या है। जो स्टूडेंट्स बी लाते हैं वो ना मिडल मैन जैसे रहते हैं, कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि मिडल मैन जैसे मिडल मैन का मतलब क्या होगा मेरा यहाँ पे, मिडल मैन का ये मतलब है कि ये स्टूडेंट्स ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट्स एवरेज आप कह सकते हो, ना कि ये ज़्यादा फेलियर स्टूडेंट्स और ना टॉपर स्टूडेंट, ये बी वाले। बट बी वाले के स्टूडेंट्स के एक ही माइंडसेट रहता है कि वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करे, अच्छा करने की कोशिश करता है। आपने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बट क्या हो, आप हर बार कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्पेशली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। मैं बताऊं, मैं भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता हूँ, और प्लस में मेरे जैसा ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने स्कूलिंग टाइम्स में, या वो ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम्स में वो टॉप करते होंगे, कितने भी मार्क्स का पेपर हो, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 120, 180 मार्क्स का भी पेपर क्यों ना हो, होते हैं ये सब, इतने मार्क्स के भी पेपर होते हैं, ये सब मार्क्स के भी पेपर क्यों ना हो, फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट फुल मार्क्स ले आएगा। अभी से कोई स्टूडेंट है जो 60 मार्क्स के पेपर में बैठा है, ठीक है, 60 मार्क्स में उसने 40 मार्क्स लाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो 40 मार्क्स का जो स्टूडेंट है वो डम है, उसको कुछ नहीं आता, वो पढ़ता नहीं होगा, वो पढ़ता होगा। उसका वो हर स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते ना, जैसे मैंने आपको कहा। अब जो सी वाले स्टूडेंट होते हैं, सी वाले स्टूडेंट का क्या माइंडसेट रहता है, वो लोग पढ़ने वाले होते नहीं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। बट कभी कभार सी वाले स्टूडेंट आगे चल के बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं। जो ए वाला, सपोज कोई ए वाला स्टूडेंट है, सपोज पर्सन ए और पर्सन सी है, पर्सन ए अपने एग्ज़ाम में 99% लाया, तो जरूरी है कि जो पर्सन सी होगा, जो सी वाले टाइप का स्टूडेंट है, वो 30% लाया होगा, फेल कर गया होगा हर बार। अगर सपोज उस स्टूडेंट ने 5 एग्ज़ाम्स दिए तो 5 एग्ज़ाम्स में वो फेल हो गया होगा? नहीं, किसी एग्ज़ाम में पास कर गया होगा। पासिंग जैसे सपोज अब 10 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, एक ए स्टूडेंट ने 5 एग्ज़ाम्स थे, उसमें 10 मार्क का पेपर था, पाँचों एग्ज़ाम्स में उसने 4 एग्ज़ाम्स में 10 आउट ऑफ 10 लाया, बट एक एग्ज़ाम है वो 2 या 1 मार्क्स से चूक गया। यही जो सी वाला स्टूडेंट होता है, आपको लग रहा होगा कि सी वाला स्टूडेंट तो ऑब्वियसली, जैसे ए वाला स्टूडेंट 4 मार्क्स में 4 पेपर में टॉप कर गया, वहीं वो 4 पेपर में फेल कर जाएगा, और एक पेपर में उसके अच्छे आएंगे बट वो 5-6 मार्क्स आएगा। नहीं, वो हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस फील्ड में बहुत अच्छा करे, तो कुछ भी हो सकता है। ए वाला स्टूडेंट आगे चल के बढ़ सकता है, बी वाला स्टूडेंट आगे जा सकता है, या सी वाला स्टूडेंट आगे जा सकता है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे भी कि स्टूडेंट किस तरह का है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम नंबर 2, कि एक्चुअली आप जब एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हो तो जो टॉपर स्टूडेंट या जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको किसी बात का टेंशन नहीं होता है, वो आराम से अपना एग्ज़ाम दे देते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। बट जब जो स्टूडेंट थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज के होते हैं तो उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि बेटा प्लीज़ इस बार तो एग्ज़ाम में अच्छा करना यार, प्लीज़ बेटा इस बार तो एग्ज़ाम में अच्छा कर दे। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या यार, पेरेंट्स हमेशा प्रेशर बनाते हैं एग्ज़ाम में अच्छा करो, एग्ज़ाम अच्छा। एग्ज़ाम है क्या भाई, एग्ज़ाम तो आज है और बहुत सारा आने वाला एग्ज़ाम्स है। चलो भाई, ये नहीं हुआ तो अगले एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे, इसमें नहीं किया तो उसके अगले वाले में कर लेंगे। पर यही आप गलती कर जाते हो और यही सोचते हैं कि चलो इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में। ऐसे आपका पहला क्लास, दूसरा क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, 7th, 8th और 9th और फिर आप 10th में पहुंच जाते हो और आप यही गलती करके रह जाते हो कि कोई बात नहीं, इस बार तो मैंने कर दिया तो अगली बार मैं और अच्छा करूँगा। हम सोचते हैं कभी कभार पेरेंट्स हम पे बहुत प्रेशर बना रहे हैं कि बहुत बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये जरूर नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स कभी आप पे प्रेशर नहीं बनाते, पेरेंट्स के ऊपर दूसरा प्रेशर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पहले रिजल्ट आप खुद तो बहुत क्यूरियस होते होगे कि भाई मैंने इस बार बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम और गया है मेरा, सिंपल मार्क्स का था, बहुत इजी मार्क्स था, तो पेपर भी बहुत इजी है, तो अच्छे मार्क्स तो पक्का आएंगे यार।
बट जब आप पेपर आता है तो आप सबसे पहले क्यूरियस रहते हो, आपके पेरेंट्स बहुत क्यूरियस रहते हैं। पेपर आया, आपने देखा वाह मेरे मार्क्स अच्छे आए, चलो ठीक है ये मेरा मार्क्स अच्छे आए तो चलो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने फैमिली में बताऊँगा। अब मेरा अगर कोई फ्रेंड भी पूछे भाई तुम्हारे रिजल्ट्स तो आए, मैथ्स में कितना लाया, SST में कितना लाया, साइंस में कितना लाया, तो हम बोलते हैं अरे भाई मेरा तो फुल मार्क्स आ गया, अरे मेरा तो 9 आ गया, मेरा तो ये आ गया, और हम टॉप, ऐसी बात करते हैं। जब हमारा मार्क्स वैसा नहीं आता है तो हमारे पेरेंट्स बहुत दुख हो जाते हैं, और हम भी बहुत दुख रहते हैं, बट हम उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हम सोचते हैं कि चलो इस बार तो नहीं, बट अगली बार तो पक्का कर लेंगे। बट हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं उसको लेते हुए कि यार ये मेरे स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है। आप कभी कभार क्या होता है कि आपका स्टूडेंट ट्यूशन भी लेता है, बट फिर भी आपका स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं कर पाता। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेंटल पे भी। उसका मतलब कि स्टूडेंट में कुछ पढ़ाई करने में इशू हो रही है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पेरेंट है जो सपोज़ आप है, आपके मदर फादर दोनों जॉब पे जाते हो, आप अकेले रहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो अकेले वाला स्टूडेंट है वो बिना ट्यूशन का फेल हो जाएगा। उसको कोई गाइडेंस करने के लिए कोई एल्डर हो। ज़रूरी नहीं कि वो जो स्कूल में पढ़ के आया होगा वही उसके लिए बहुत है और वो इतने ही पढ़ाई में बहुत अच्छा कर ले। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट वैसे नहीं होते। उनको लगता है अरे पेरेंट्स नहीं है, अभी कोई बात का टेंशन नहीं, आराम चिल करते हैं। क्या रहता है जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं वाह मेरे बेटे का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। पेरेंट्स अगर फेवर में नहीं आते आपके रिजल्ट्स तो आप सोचते हैं क्या हुआ है भाई, मेरे इस बार एग्ज़ाम के रिजल्ट कैसे भाई, मेरे तो इतने अच्छे पेपर तो इतना ईजी था यार, फिर कैसे ये मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, मेरा 10 मार्क्स मेरा कहाँ कट गए 5। फिर हम मार्क्स कटाने में रह जाते हैं, हम रिजल्ट पे फोकस कर जाते हैं, प्रोसेस को तो भूल ही जाते हैं कि आपको पता है आपने किस प्रोसेस से एग्ज़ाम लिखा, आपने क्या प्रोसेस और क्या आंसर लिखा। फिर भी हम गलतियाँ को खोजते हैं कि कहाँ हमारी गलतियाँ हुई। हमारे पेरेंट्स बहुत ही मतलब उनको भी लगता है कि यार इस बार क्यों मेरे बेटे का या मेरी बेटी का ऐसे मार्क्स आ गए, क्या रीज़न है इसके आने का ऐसा रिज़ल्ट। फिर हमारी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं दूसरी वो पूछती है कि बताओ तुम्हारे क्या रिज़ल्ट आया, वो तो सुन रहा था कि ऐसे से। तो फिर हमारे पेरेंट्स और हम भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें खुद ही अंदर से अगर सपोज़ 20 मार्क का पेपर है, कोई स्टूडेंट आपको सपोज़ इसमें मैथ्स का एग्ज़ाम, कहा जाता है कि मैथ्स साइंस सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। चाहे बाकी सब्जेक्ट में क्यों ना कम मार्क्स लाओ, फेल हो जाओ, ठीक है चल जाएगा, एवरेज मार्क्स भी ले आओगे चल जाएगा। मैथ्स साइंस में कभी फेल और कभी एवरेज मार्क्स मत लाना, उसमें लाना है तो टॉप वाले मार्क्स लाना होगा। 20 या जितने मार्क्स का पेपर है, 20 नहीं तो उसके 1 मार्क्स कट जाएगा तो फिर भी ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड, चलो हो जाता है, अभी अंडरस्टैंड ऑन ऑल। बट जब बात आती है एग्ज़ाम्स की तो हमारे जो नेबर्स, हमारी जो फैमिली मेम्बर्स है वो पूछती है कि आपको कितने मार्क्स आए, आपको कितने में एग्ज़ाम्स में है। फिर हम बोल नहीं पाते। सपोज़ हमें 20 मार्क्स के पेपर में 12 मार्क्स आए तो ये बहुत ही शर्मनाक मार्क्स होता है, बहुत ही शाइनेस वाली बात होती है कि आपको 20 मार्क्स के पेपर में मैथ्स में 12 मार्क्स आए, 8 मार्क्स कहाँ कट गए आपको। और आप ये बात किसी को बता नहीं सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? फिर उसको लगेगा कि ये तो बस बोलता था कि ये मैं इस बार बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करूँगा, क्या हुआ रिजल्ट तो आ ही गया, ये सब तो निकल ही गया। बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। बोलना तो बहुत ईजी होता है, पर जब करने पे आता है तो वो सबसे हार्ड हो जाता है। आप बोल तो दोगे कि हाँ मैं आराम से इतने मार्क्स आ जाएंगे, पर वो हम कर नहीं पाते, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात सोसाइटी हमारी सोसाइटी। अभी ऐसा नहीं कि सोसाइटी में मतलब नहीं, आप जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो वहाँ की लोग, अब ऐसे आपकी सोसाइटी भी आपको फोर्स बनाती है, क्योंकि आपके इसी मार्क्स के चलते आपके आने वाली ये जो करियर है उसी के बेसिस पे अगर आप बड़े होके IIT IAS कोई डॉक्टर सर्जन साइंटिस्ट बन रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्क्स आपके अच्छे आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप IIT कर रहे हैं मतलब टेक्नोलॉजी है तो उसमें कंप्यूटर के आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ साइंस को मतलब नहीं है। हर फील्ड में मैथ साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्यों ना कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम्स हो या फिर कैसा भी एग्ज़ाम्स हो। जब आप सपोज़ कोई शॉपकीपर जो होता है वो कैसे सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सबको पढ़ाया जाता है। आपने अगर अपने स्कूल टाइम में ही पढ़ाया होगा कि प्राइस का क्या है, कितना सपोज़ आपको 50 रुपीज़ है आपके पास
सामान 30 रुपये का, आपने उसको 50 दिया, उसके रिटर्न में कितना आएगा, वो सब एक मेंटल कैलकुलेशन होता है जो आपको करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं बिना कैलकुलेटर, कुछ होता है कि लंबा कैलकुलेशन पे हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बट कुछ लोग उसको ऐड कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी, माइंड के बेसिस पे, मेमोरी कितना शार्प है उसका, उसके बेसिस पे भी। सोसाइटी में इसका इस पे भी प्रेशर बनता है कि तुम्हारे बेटे, अब ऐसा नहीं कि कोई रैंडम स्ट्रेंजर पर्सन आया बोला कि अरे बेटा तुमने कितने मार्क्स मिला इस बार, तो पक्का तुम एग्जाम में पास करना। ये ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी स्ट्रेंजर आके आपको कह दिया कि भाई तुम इस बार अच्छा मार्क्स लाना, ये ऐसा नहीं होता है। आपके पे डिपेंड करता है। प्रेशर बनाना कि ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर दबाव बना, जैसे एक बैलून है, आप बैलून को अगर दबाओगे, प्रेशर बनाओगे तो फूट जाएगा। वैसे आपके ऊपर लोग प्रेशर नहीं बनाते कि हाथ पकड़े, 2 हाथ से डाल दिया हो गया, ये प्रेशर नहीं होता है। ऐसे नहीं है बुक्स लिए और आपके ऊपर रख दिया बुक को, यही प्रेशर है, ये प्रेशर नहीं होता। आप उसको प्रेशर समझते हैं, पर ये जो आपके एल्डर्स हैं उन्होंने आपको ज़्यादा समझे ना, स्पेशली आपके मदर फादर या आपकी फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत लव करती है। बट अगर आप उस अनुसार उस लेवल वाला अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप कहाँ से ये सब मैनेज कर सकोगे? Am I right? Yes. जैसे मैं आप स्टार्टिंग में कहा रहा था, इंडिया में बहुत सारे जॉब्स हैं। इंडिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप उस फील्ड में जा सकते हो, पर उसके लिए आपको वैसी एबिलिटी भी होनी चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम, अगर आप सोशल मीडियाज़ पे हैं, सोशल मीडियाज़ में जो व्यूअर्स है वो हम जो मतलब व्यूअर्स तो है ही, प्लस में जो यूट्यूब चलाते हैं उन लोगों का क्या रहता है कि वो लोग ना इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, आई अंडरस्टैंड है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक पॉइंट पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, आप सभी ने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, ये कितने सारे यहाँ पे गुरुकुल्स और ये सब था। ये सब ऐसा एक मेजॉर, ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिसोर्सेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ नेशन, इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, वैसे एक पॉइंट पे एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बैकबोन ऑफ अ नेशन। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बकवास है, और वहीं जापान की जो एजुकेशन सिस्टम वो तो नेक्स्ट लेवल की। ऐसा तो है ही नहीं। ये आप कभी अपने मन में ये मत सोचिएगा कि आपका इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो बाहरी देशों का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत अंतर है, बट ये मतलब नहीं होता कि आप उसको नेगेटिव व्यू से देख रहे हो। आप ये सोच के देख रहे हो कि इंडिया का एजुकेशन ख़राब है, इंडिया में नहीं रहने का, इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत ही ये होते हैं। आज आप देख लीजिए, आज गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जिसको हम जानते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया के। तो क्या इसका मतलब कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ख़राब है? इसका ये मतलब है कि आज के डेट में वो बैठते हैं? अब आज के डेट में सीईओ, ट्विटर के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। उनके पहले पराग अग्रवाल थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी IIT और उन्होंने भी इंडिया से ही पढ़ाई की, और वो भले ही वहाँ फ़ॉरेन चले गए, उन्होंने वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी के सीईओ बने। तो ये जो आपका ये जो कंसेप्ट है, इसका ये मतलब नहीं होता कि एजुकेशन सिस्टम आपका बहुत वीक है। एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड करता है वो स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट उसको कैसा लेता है। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। ये आखिरी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडिया में बॉर्न होते हैं, हम लोग इंडिया में अपना बॉर्न हुए हैं, हम लोग इंडिया में स्टडी करते हैं, अपनी स्कूलिंग भी हम इंडिया से ही करते हैं, फैमिली मेम्बर्स सब इंडिया से ही है, बट फिर भी हम सोचते हैं कि हम लोग बड़े होकर अमेरिका जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ रहेंगे। व्हाट इज़ दिस? आप इंडिया में एजुकेशन लिए, आपने इंडिया में एग्ज़ाम्स किए, किसके लिए? अमेरिका के लिए। आप अगर इंडिया में IIT या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते, किसके लिए? उस अमेरिका के लिए, उन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। उनके पास क्या अपने लोग नहीं, उनके पास तो इंडिया से भी बेहतर टेक्नोलॉजीज़ है, वो तो और अच्छा कर सकते हैं। वाई इंडियंस आर इंटरफेयरिंग इन इट? क्यों इंडियन स्टूडेंट्स, जो अभी जैसे आप कोई भी अच्छा स्टूडेंट भी क्यों ना हो, वो सोचेगा कि मैं बड़ा होके अमेरिका में जाके एक फ्लैट खरीद लूँगा, मैं अपना बिल्डिंग बना लूँगा, मैं अपना ये कर लूँगा। आप इंडिया को भूल जाते। अब आपको फॉरेन कंट्री चाहिए, ये सब नहीं पॉसिबल हो सकता। आप इंडिया में एजुकेशन लिए है, अब ठीक है वो आपका इंटरनल इश्यूज़ है। अगर हाँ, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन फॉरेन में मत लो, यू कैन टेक एजुकेशन, जैसे इंडिया से बेहतर
बेहतर तो लंदन में आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर है जो बहुत फेमस है अपने इस एजुकेशंस के लिए। बट ये इसका मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे सेटल हो गए, आप अपनी फैमिली के साथ अपने जो जॉब है वहाँ से कर रहे फॉर वॉट, जस्ट फॉर अ वन रीज़न कि आपको वहाँ से इकोनॉमिकली बहुत मनी और बहुत प्रॉफिट होगा। जस्ट फॉर वन रीज़न आप अपने कंट्री को भूल गए, आप सब कुछ भूल गए और सिर्फ इकोनॉमी के लिए और अपने मनी के लिए आपने इंडिया को छोड़ दिया। दिस इज़ नॉट एन फैक्ट, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सब है स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ स्टूडेंट। इसलिए मैंने आज आप सभी को एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भले ही वीक है, बट आप कोई ये नहीं कह सकता कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। दे आर डेवलपिंग। अच्छा, सबसे दूसरी बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है कि हम लोग फ्री में एजुकेशंस करा देंगे जो स्टूडेंट्स है। अभी जैसे क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जो लीडर या जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर है वो ये सोचता है कि मेरे को वोट कीजिए, मैं आपको ये दूंगा, मुझे वोट कीजिए, मैं आपको वो दूंगा, और ये बहुत कुछ वो डिमांड में रखता है। जब आप उसको इलेक्ट करते कि हाँ ये हमारे लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है की बात है, दूसरी बात ये हम इस पे ट्रुथ कर सकते हैं और हम इसको वोट दे सकते हैं, वी बिलीव ऑन इट, यही सोच के हम उसको वोट दे देते हैं। और जब वो एजुकेशन में जब उसको पावर मिलता है गवर्नमेंट का, तो वो कहता है कि मैं फ्री एजुकेशन दूंगा। फ्री एजुकेशंस में और जॉब करने में बहुत डिफरेंस होता है। एक एजुकेशन तो होता है कि आप खुद के बेसिस पे वो एजुकेशन की, और कुछ होता है कि आपने दूसरे से लिया। अगर आपके फादर जॉब करते तो आपके फादर्स के जॉब की जो है वो आपने ले ली और आपने कोई मेहनत उसमें की नहीं, बस आपने अगर सपोज बिजनेस करे, बिजनेस की डिग्री ले ली, और ये सब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब कुछ रीज़न्स है जिसके कारण हमारी एजुकेशन सिस्टम डाउन हो जाती है। और यहाँ बाकी कंट्रीज़ के एजुकेशन, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए और उसको कैसे इनोवेट करना चाहिए, कैसे हाउ कुड भी, अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही हमारा वीक होता तो कैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ के जो इतने बड़े बड़े कंपनीज़ है जैसे गूगल या फिर ये बहुत बड़ी कंपनीज है ट्विटर, सब उसके CEO इंडियंस हैं, वहाँ के सिटीजन्स इंडियंस हैं। हाउ कुड ये लोग कैसे वहाँ जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि ये रीज़न है। इंडिया को आप इलिटरेट कंट्री नहीं मान सकते। इंडिया में देर आर सम इशूज़, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ है, पॉवर्टी का, वुमेन सेफ्टी का, चाइल्ड लेबर का, करप्शन का, पोल्यूशन का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया इससे वीक होगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे इसका डिपेंड या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हम सभी की इसी स्टेट ऑफ बीइंग से। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब मत करिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एज ए स्टूडेंट आपको मैच्योर बनना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे देते हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद अपना जो जॉब है उसको आप थोड़ा लीजिए, कि ये मत सोचिए कि आपने बस बोर्ड एग्ज़ाम दिया, ये जॉब वॉब के लिए किया, थोड़ा हो गया, आप जाके फ़ॉरेन में सेटल हो गए, हम लोग फ़ॉरेन में चले गए, इसका ये मतलब नहीं होता है। और इसी तरह मैं इस वीडियो को एंड कराऊंगा, पर मैं वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।